नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे जो भी वर्तमान में एग्ज़ाम है सामने 1 तारीख को और 8 तारीख को सीजी टेट और सी टेट का, उसके लिए प्रैक्टिस सेट है आपका। सीडीपी और हिंदी इसमें है। जैसा कि पता है कि सीडीपी और हिंदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, तो अभी हम इस पे ही फोकस कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज़ है, हिंदी के हैं पहले, उसके बाद सीडीपी के। ये हमारे क्विक रिवीजन फॉर्मेट में है। क्वेश्चन के थ्रू हम पूरे टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। अनेकार्थी शब्द जिसके अलग अलग अर्थ हों, है ना। समानार्थी में समान अर्थ होते हैं, पर्यायवाची में उस शब्द के बदले दूसरे शब्द को यूज करते हैं, अनेकार्थी में एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यहां बोल रहे हैं अनेकार्थी शब्द नग, नग का अर्थ क्या नहीं होता। नग, नग का अर्थ क्या नहीं होता। ठीक है, तो आपको पता है नग का अर्थ, नग का अर्थ पर्वत भी होता है ना। नग तो संख्या को बोलते ही हैं, 2 नग दे दो, 3 नग दे दो। सांप को भी नग बोलते हैं, है ना। पद नहीं होता। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, नग का अर्थ पद नहीं होता। ठीक है, नग का अर्थ पद नहीं होता। पर्वत को नग बोलते ही हैं, ठीक है। सांप को भी नग बोलते हैं, संख्या को भी नग बोलते हैं, लेकिन पद को नग नहीं बोलते। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इनमें से कौन कनक का अनेकार्थी नहीं है? सब पूछे गए क्वेश्चन है व्यापम के द्वारा। कनक, कनक आपको पता है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ई खाए बौराय जन ई पाए बौराय। तो एक कनक का अर्थ होता है सोना, है ना। एक कनक का अर्थ होता है क्या? धतूरा। और कनक सोने जैसा पीला रहता है, इसीलिए क्या गेहूं को भी कनक बोलते हैं। तो कनक का अर्थ क्या नहीं होगा? सूर्य नहीं होगा कनक का अर्थ। ठीक है, गेहूं सोने जैसा, गेहूं बोलते हैं ना, बोरे में लिखे रहता है सोने जैसा गेहूं, तो गेहूं को भी कनक बोलते हैं। ठीक है, कर का अनेकार्थी शब्द क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कर, कर एक होता है कर कमलो, कर कमलो, कर कमलो मतलब हाथ। ठीक है, एक होता है कर, कर मतलब टैक्स। ठीक है, एक होता है कर, कर हाथी के सूंड को भी, हाथी के सूंड को भी क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? किरण, टैक्स और हाथी का सूंड। हाथ का मतलब भी कर होता है, ठीक है। टैक्स का मतलब भी कर होता है, हाथी के सूंड का मतलब भी कर होता है, और किरण का मतलब भी कर होता है। ठीक है, कमल, जलज, सरोज ये किसका हो गया? पंकज, कमल का हो गया। बादल, जल, मेघ किसका हो गया? बादल का। पक्षी, अंडा, ब्राह्मण ये क्या है? द्विज है, द्विज 2 बार जन्म लेने वाले। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। फटाफट बढ़ते, निम्नांकित में से अयादी स्वर संधि के उदाहरण को बताइए। अयादी, अयादी में भवन, गायक, पवन ये सब आता है। ठीक है, तो यहां पे अयादी, अयादी में क्या होगा? पो धन अन पवन, क्या होगा? पो धन अन पवन, ये होगा आपका अयादी स्वर संधि, है ना। यदि धन अपि, यद्यपि आधा ता आधा दवाल आएगा तो वो होगा यड़ स्वर संधि, ये क्या हो गया? अयादी स्वर संधि, है ना। महाधन ऐश्वर्य डबल मात्रा हो गया, क्या होगा? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, और जलधर उन्मी सिंगल मात्रा है, क्या होगा? गुण स्वर संधि। ठीक है, तो ये सब पढ़े अपन अपने क्लास में। यहां अयादी की बात कर रहा है तो पौधन अन पवन। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा शिक्षक भर्ती की भी क्लास आयोजित की जा रही है, सी टेट की भी क्लास है, सीजी टेट की भी क्लास आयोजित की जा रही है। हालांकि सीजी टेट की क्लास के लिए तो अब समय कम है, तो आप सीजी टेट का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। टोटल 15 टेस्ट है, 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, मात्र 149 रुपए में है। जैसा कि आपको योगेंद्र सर ने बताया भी है कि भैया जो पढ़े हो उसको जांचना बहुत जरूरी है, ज्ञान का जांच बहुत आवश्यक है, तभी ज्ञान ज्ञान के रूप में आपके अंदर समाहित रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों शिक्षक भर्ती का ये टेस्ट सीरीज भी है, और शिक्षक भर्ती का कोर्स भी हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। अगर आप संस्था के किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये शिक्षक भर्ती का कोर्स है।
ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। ठीक, चलिए, और मैं एक बता दूं कि हमारे द्वारा सब इंस्पेक्टर प्री की भी क्लास बहुत जल्दी आयोजित की जाने वाली है। अगर आप सब इंस्पेक्टर प्री के लिए भी, अगर आपका नाप जोख हो गया है और आपको लगता है कि आप पास हो गए हो, खैर पास हो जाओगे तो वो तो तुरंत बता देते हैं नाप जोख करने के बाद, मेजरमेंट करने के बाद। अगर आप सब इंस्पेक्टर प्री की भी तैयारी करना चाहते हैं तो योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस से एक बार संपर्क जरूर करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अन्वय। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। अन्वय, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भैया? अनुधन है, अन्वय, अन्वय, अनावय। ठीक है, तो क्या होगा इसका? अनुधन अय, अनुधन अय। और ये होगा आपका क्या? यण स्वर संधि, क्योंकि आधा वह बीच में आ जाएगा, है ना, ये वाला यण स्वर संधि होगा, अनुधन अय। ठीक है, नीरज शब्द का संधि विच्छेद बताइए। नीरज शब्द का, ठीक है, नीरज शब्द का संधि विच्छेद बताइए। ठीक, तो नीरज शब्द का संधि विच्छेद होगा निर्धन रज, निर्धन रज। ठीक है, और ये होगा क्या? व्यंजन संधि। क्या होगा? व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि यहां आधा है। ठीक है, नीरज, निर्धन रज। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वागत में संधि है, स्वागत में सुधन आगत। स्वागत का क्या होता है जी? सुधन आगत, ये होता है स्वागत का संधि विच्छेद। तो स्वागत में कौन सा है? यहां ऊ की मात्रा है, यहां भी स्वर है, स्वर है, तो क्या होगा? स्वर संधि होगा। ठीक है, और कौन सा स्वर संधि होगा? यण स्वर संधि होगा, यण स्वर संधि होगा स्वागत। ठीक है, चलिए अगला, विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए भाई। ठीक है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का अहंकार का क्या होगा पहले देख लेते हैं। अहंकार, अहंकार का होगा अहम धन आकार, अहम धन कार। ठीक है, परिच्छेद का क्या होगा? परिधन छेद। ठीक है, मनोरथ का क्या होगा? मनः धन रथ। तो माना धन रथ, यहां बिंदु लग गया तो विसर्ग संधि कौन सा हो गया? मनोरथ हो गया। परिच्छेद क्या है? व्यंजन संधि है, याद रखना, अनुच्छेद, परिच्छेद, ये सब व्यंजन संधि है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। परिच्छेद भी व्यंजन संधि है और आपका भी क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक है, विसर्ग की बात बोल रहा था, मनोरथ, मनः धन रथ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चवन्नी शब्द में कौन सा समास है? चवन्नी शब्द में, ठीक है, चवन्नी शब्द में अधिकांश लोग लगा देते हैं अव्ययी भाव। नहीं, चवन्नी का अर्थ होता है चार आनों का समूह। क्या? चार आनों का समूह। अब यहां पे आ गया गिनती, गिनती आ गया तो क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या होगा? द्विगु। चलो 9वां क्वेश्चन हो गया, 10वां क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, पथ भ्रष्ट, बहुत बढ़िया। पथ भ्रष्ट किस समास का उदाहरण है? ठीक है, अब यहां पे पूरा तत्पुरुष समास है, क्वेश्चन डीप कर दिया। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट को छोड़ोगे तो पथ से भ्रष्ट, मतलब वो आदमी जो अच्छे रास्ते को छोड़ के बुरे रास्ते में चले गया है। अब अच्छे रास्ते को छोड़ा है तो क्या हो गया? अलग हो गया अच्छे रास्ते से। तो अलग होने का भाव भाव किस में होता है? अलग होने का भाव होता है अपादान कारक में। ठीक है, याद रखना, पूरा तत्पुरुष समास कारक परसर्ग विभक्ति विभक्ति से चलता है। ठीक है, तो अलग होने का भाव हो गया तो यहां होगा अपादान तत्पुरुष। ठीक है, अपादान तत्पुरुष क्या होगा? पथ से भ्रष्ट, है ना। अब कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से भी से होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं राम ने रावण को बाण से मारा तो वहां आएगा क्या आपका? करण तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से, पर जहां किसी वस्तु का उपयोग किया जा रहा है वहां करण, और जहां अलग होने का भाव हो रहा है वहां अपादान तत्पुरुष। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन। निर्भय शब्द किस समास का उदाहरण है? निर्भय शब्द, निर्भय शब्द किस समास का उदाहरण है? ठीक है, तो यहां निर्भय के लिए, है ना, द्वंद्व तो होगा नहीं, कर्मधारा है तो होगा नहीं, तत्पुरुष भी होगा नहीं। ठीक है, बहुब्री समास को ले लिया था, लेकिन मैं बता रहा हूं निर्भय को, अब निर्भय का अर्थ बहुब्री समास में इसलिए लिया कि निर्भय जो भी व्यक्ति निर्भय से संबंधित है उसके लिए, जैसे पीतांबर पीले वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन ले लेते भगवान विष्णु। ठीक है, यहां पे बहुब्री लेने का अर्थ है कि निर्भय
मेरे को भी दो भाई। अच्छा, हाँ, निर्भय, ठीक है, बहुब्री ले लिया। लेकिन यहां निर्भय का अर्थ अगर हम लेंगे तो निर्भय है आपका अव्ययी भाव समास। क्या है? निर्भय है अव्ययी भाव समास, ठीक है, क्योंकि ये होगा निधन भय, ठीक है, निधन भय, कई जगह निर्धन भय। तो ये जो नी है ये एक उपसर्ग है और ये बदलता नहीं है, ये आ जाएगा अविकारी शब्द में और ये बन जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। चलिए, समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण, द्वंद्व तो पढ़े हो, द्वंद्व समास के 3 उदाहरण होते हैं, रखे रहना है ना। द्वंद्व समास के 3 उदाहरण होते हैं, ठीक है। पहला है आपका इतरेतर द्वंद्व समास, फिर आएगा समाहार द्वंद्व समास, फिर आएगा वैकल्पिक वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक है। इतरेतर में दोनों संज्ञा पद प्रधान रहेंगे, इतरेतर में दोनों संज्ञा पद प्रधान रहेंगे। समाहार में पूरे संज्ञा पद किसी एक विशेष अर्थ को बताएंगे, समाहार में पूरे संज्ञा पद किसी से एक विशेष अर्थ को बताएंगे। वैकल्पिक में जो दोनों संज्ञा पद रहेगी वो अपोजिट रहेंगे और दोनों में से कोई एक ही एग्जिस्ट कर पाएगा। अब यहां पे राम सीता आप लिखते हो तो ये हो गया इटरेटर, है ना। नून तेल लकड़ी ये लिखते हो, ये हो गया समाहार। क्यों? क्योंकि ये नून तेल लकड़ी किसी एक चीज को डिनोट करता है और वो है गृहस्थी। और यहां आप लिखते हो पाप और पुण्य, या तो पाप या पुण्य, इसलिए वैकल्पिक। समाहार बोल रहा है मतलब तीनों संज्ञा चारों संज्ञा मिलके किसी एक स्पेसिफाई चीज को डिनोट करेंगे। तो यहां पे प्रतिवर्ष ये तो हो गया अव्ययी भाव समास, ठीक है। काला और सफेद ये हो गया इतरेतर, है ना, क्योंकि एक व्यक्ति या तो काला भी पहन सकता है सफेद भी। पाप और पुण्य, या तो पाप रहेगा या पुण्य, ये हो गया वैकल्पिक, ठीक है। दाल रोटी, दाल रोटी मतलब भोजन, तो ये क्या हो गया? समाहार, ये क्या हो गया? समाहार। द्वंद्व समास का सामान्य उदाहरण नहीं पूछता, अब ये तीनों द्वंद्व समास इतरेतर वैकल्पिक समाहार से क्वेश्चन पूछता है। तो यहां समाहार की बात किया तो क्या? दाल रोटी, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार बताइए। शब्द के प्रकार उत्पत्ति के अनुसार, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर बहुत जगह से पूछता है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। पहला आएगा तत्सम, जो संस्कृत के हैं। फिर आएगा तद्भव, जो संस्कृत से हिंदी में आए और बदल गए। फिर आएगा देशज, लोकल भाषा के शब्द। फिर आएगा विदेशज, विदेशी भाषा के शब्द। तत्सम तद्भव, जो शब्द संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गए वो है तत्सम, जैसा संस्कृत में था वैसा ही समान हिंदी में, सम, तत्सम। तद्भव, जो शब्द संस्कृत में अलग थे हिंदी में अलग हो गए पर भाव वही है, भाव वही है, तद्भव। देशज, जो हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं, जैसे लोटा, बंडी, है ना, लौठी, ये सब देशज है। विदेशज शब्द आलपीन, अनानास, ऑटो रिक्शा, है ना, रेलवे स्टेशन, ये सब विदेशज शब्द है। तो उत्पत्ति के अनुसार 4। अब इसमें एक और जुड़ जाएगा संकर शब्द। संकर शब्द मतलब जब दो शब्दों को, इन्हीं में से किसी दो अलग प्रकार के शब्दों को मिलाकर कोई नया शब्द बना लिया जाए, जैसे रेल गाड़ी, है ना, रेल है विदेशी शब्द, गाड़ी है देसी शब्द, दोनों मिलके रेलगाड़ी, इसको बोलेंगे संकर शब्द। जैसे आएगा डबल रोटी, ब्रेड को बोलते हैं डबल रोटी, रोटी देसी शब्द, डबल विदेशी शब्द, दोनों मिलके ब्रेड को डिनोट कर रहे, डबल रोटी, ठीक है। तो सामान्यतः 4 ही लेते हैं, ठीक, जितना रिवीजन हो सके उतना करेंगे। ये आ भी गया डबल रोटी में कौन सा शब्द है, ठीक है। अब डबल रोटी में कई लोग मार देंगे विदेशी, नहीं भैया, इसमें जो डबल है वो क्या है? विदेशी है।
और जो रोटी है क्या है, वो देसी शब्द है। जब दो अलग अलग चीज जुड़ते तो हाइब्रिड बनता है, हाइब्रिड को ही संकर बोलते हैं। तो ये क्या है, संकर शब्द है। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं। लालटेन किस भाषा का शब्द है ना, लालटेन किस भाषा का तद्भव रूप है, लालटेन। ठीक है, तो लालटेन है आपका अंग्रेजी भाषा का, है ना, अंग्रेजी भाषा का लेट्रेन शब्द है, लेट्रेन। उसी को अपभ्रंश होके टूट के वो हिंदी में क्या बन गया, लालटेन। शुरू में घर में रहता था लालटेन, ऐसे गोल सा रहता था, लंबा सा, उसके अंदर बत्ती ऐसे चढ़ाते थे, कांच लगा रहता था, जलाते थे, लालटेन। अब पता नहीं दिखता होगा या नहीं दिखता होगा। तो लालटेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है, ये इसी टाइप के एकदम नियर अबाउट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दिमाग घूम जाएगा क्या सही है क्या गलत। तो कमायनी, 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 कम आनी, कम यानी और कामायनी, कौन सा शब्द है बताइए। तो इसमें कमायनी, कमायनी, ठीक है, कमायनी ये सही शब्द है। इसका आपका उच्चारण और वर्तनी कमायनी है। ठीक है, चलो अगला शब्द, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, संग्रहित, संग्रहित, संग्रहित और संग्रहित। तो बताइए भाई कौन सा शब्द सही है ना। याद रखना ये जो ग्रह है, ये ग्रह है और ये गृह है, दोनों में होता है फर्क। तो क्या सही है, संग्रहित। क्या सही है, संग्रहित, संग्रहित नहीं होता, संग्रहित होता है। ठीक है, और ग्रह ग्राम नहीं होता, गृह ग्राम होता है, गृह ग्राम। ठीक है, वैसे ही संग्रहित। चलो अगला, किस तरह का वाक्य है, सबको अपना काम समय पे पूरा करना चाहिए। ये किस तरह का वाक्य है, सबको अपना काम समय पे पूरा करना चाहिए। ठीक है, बताइए। देखो इच्छा बोधक में क्या होगा, भगवान करे तुम खुश रहो, आशीर्वाद दे रहे हैं तो इच्छा बोधक। संकेतार्थ में क्या होगा, जो पढ़ेगा वही पास होगा, संकेत कर रहे हैं। विधिनार्थ में क्या होगा, जो पॉजिटिव काम है, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं। आज्ञार्थक में क्या होगा, आज्ञार्थक में आज्ञा देना, उपदेश देना, आज्ञा देना, उपदेश देना, ये क्या होता है, आज्ञार्थक। तो यहां आपको उपदेश दे रहा है, सबको अपना काम समय पे पूरा करना चाहिए, कौन सा वाक्य हो गया, आज्ञार्थक। चलो अगला देख लेते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य की कितने भेद होते हैं, बहुत पूछता है। देखो रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल, संयुक्त और मिश्रित, रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से आओगे तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हो जाते हैं, 8। कितने, 8। सबसे पहले जो पॉजिटिव वाक्य है उसको बोलते हैं विधिवाचक वाक्य। उसके बाद जो निगेटिव काम है, मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, वो होगा निषेधवाचक वाक्य। उसके बाद आज्ञा देना, उपदेश देना, ये क्या होगा, आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद जो प्रश्न करते हैं वो होगा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, उसके बाद जिसमें आश्चर्य हो, जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह हो, विस्मयवाचक वाक्य। उसके बाद जिसमें संदेह हो, काम के करने का संदेह हो, तो वो होगा संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद जिसमें इच्छा होगा, आप आशीर्वाद दे रहे हो, इच्छावाचक वाक्य। उसके बाद संकेतवाचक वाक्य, जिसमें आप क्या कर रहे हो, संकेत बता रहे हो कि जो पढ़ता है वही पास होता है, परिश्रम ही फल है, ऐसा वैसा। ठीक है, तो 8 टाइप के, 4 इधर 4 इधर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये पूछता ही है भैया, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे है आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम। क्यों, क्योंकि मैं अपने लिए बात कर रहा हूं। मध्यम पुरुष में तुम आ जाएगा, अन्य पुरुष में वे आ जाएंगे। ठीक है, तो उत्तम पुरुष मुझे। अगला, प्राचार्य जी आ रहे हैं, डैश प्रणाम करो, क्या आएगा रिक्त स्थान पर, प्राचार्य जी आ रहे हैं, उसको प्रणाम करो, वो प्राचार्य जी हैं, इज्जतदार आदमी है। उन्हें बहुत सारे लोग हैं क्या, उन्होंने बहुत सारे लोग हैं क्या, नहीं, तो क्या होगा, उन्हें, प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया। देखो जिसमें क्रिया का फल, कर्ता का क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसको बोलते हैं सकर्मक, जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसमें उसको बोलते हैं अकर्मक। ये डिटेल में अपने पढ़ाए हैं। ठीक है,
तो इसमें होगा वे महाशय अभी अभी आए हैं। महाशय आ रहा है तो इफेक्ट किसको कर रहा है? महाशय को। तो ये क्या होगा? अकर्मक। कोई भी नेचुरल क्रिया होती है वो भी अकर्मक में आती है। मैं अपना सिर खुजला रहा हूं, ये कहलाएगा सकर्मक, क्योंकि मैं खुद खुजला रहा हूं और मेरा सिर ऑटोमेटिक खुजला रहा है प्राकृतिक रूप से, वो होगा अकर्मक। ठीक है, तो वे महाशय अभी अभी आए हैं, ये अकर्मक होगा। ठीक है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, इस वाक्य में ललचाती में निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, तो ललचाती में किस क्रिया का उदाहरण है जी? बताइए। ललचाती में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये चीजें तुम्हारा, तुम्हारा हो गया कर्ता। ठीक है, जी, जी क्या है? ललचा रहा है। तो ललचाने का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो हो रहा है जी पर। किस पर? जी पर, कर्म पर पड़ रहा है, क्रिया का कर्म पर, कर्ता पर नहीं पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा सकर्मक। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म है। ठीक है, काम करने वाला कर्ता, जो काम कर रहा है वो क्रिया, जिसका इफेक्ट क्रिया पर पड़ रहा है वो है कर्म। ठीक, क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण कैसे शब्द होते हैं जी? क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं वो होते हैं अविकारी शब्द। अव्यय, अव्यय और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण ये होते हैं अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण क्या करता है बता रहा हूं, जैसे राम, राम तेज दौड़ता है। ठीक है, सीता, सीता भी तेज दौड़ती है। दोनों सेंटेंस सही हैं, पर यह क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? तेज, तेज बता रहा है, तो तेज दोनों में तेज ही है। राम के लिए तेज और सीता के लिए तेजी नहीं होगा, तो यह बदला नहीं, इसीलिए यह अविकारी शब्द है। और यहां क्रिया बदल गई, एक में दौड़ता है एक में दौड़ती है, इसीलिए यह विकारी शब्द है। तो क्रिया विशेषण पूछा है, अविकारी शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होगा। प्रत्येक एक वचन में होता है कि बहुवचन में? प्रत्येक एक के लिए बोलते हैं, एक वचन में होगा। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, यह हमेशा पूछता है। तो इसमें होठ, होठ बहुवचन है, अक्षत बहुवचन है, प्राण भी बहुवचन है। ठीक है, इसके बाद आपका आंसू, आंसू भी बहुवचन है। उसके बाद हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी बहुवचन है। और उसके बाद दाम, ये भी बहुवचन है। ठीक, तो ये सब किसमें? हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे। ठीक है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? कारक जिसको बोलते हैं परसर्ग विभक्ति, हिंदी में कारकों की संख्या है आपका 8। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए अपदान से, अधिकरण में पर, संबोधन क्या? हे हरि हो, संबंध का के की। ठीक, चलो, चांदी वाली थाली, यह किस कारक का उदाहरण है? चांदी वाली थाली। अब चांदी वाली थाली को आप क्या बोलोगे? चांदी की थाली, चांदी की थाली, है ना? तो का के की संबोधन, संबंध कारक, का के की संबंध कारक, क्या? ऑप्शन सी। ठीक है, का के की संबंध और हे हरिओ संबोधन, अधिकरण में पर। चलो, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या है? नेता का क्या होता है? नेत्री। नेता का क्या होता है? नेत्री। ठीक है, मिलन गहरी नींद में था, इस वाक्य में नींद संज्ञा का लिंग क्या है? मिलन गहरी नींद में था, इस वाक्य में जो नींद है वो पुल्लिंग है कि स्त्री? तो नींद आपकी स्त्रीलिंग होगा भैया। क्या होगा? स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। दही शब्द का लिंग क्या है? हमेशा पूछता है दही शब्द का लिंग। तो दही शब्द का जो लिंग होगा वो होगा आपका क्या? पुल्लिंग। देखो, दही, है ना, पानी, घी, दही पानी घी, तेल, शरबत, ठीक है, तेल शरबत, काढ़ा, है ना, काढ़ा, ये सब होते हैं पुल्लिंग शब्द, ये हमेशा पुल्लिंग है। इसी में शराब, शराब, चाय, शराब, चाय और स्याही, ये है स्त्रीलिंग। ये क्या है? स्त्रीलिंग है।
ठीक है, ये ऊपर वाले द्रव्य जो है दही, पानी, घी, तेल, शरबत, काढ़ा, ये सब पुल्लिंग है। शराब, चाय, स्याही क्या है? स्त्रीलिंग है। चलो, अब आ गया आपका सीडीपी। सीडीपी हाइंज डिलीमा, पढ़े हैं ना? हाइंज डिलीमा, चोरी, दवाई चोरी। हाइंज डिलीमा दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत है। लॉरेंस कोनबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वो कौन से चरण में? आपको बताया गया है कि पढ़ाया गया है लॉरेंस कोनबर्ग का कौन सा सिद्धांत है? नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिकता क्या होती है? सही गलत की पहचान करने की क्षमता। तो उन्होंने क्या 6 स्टेज, 3 स्तर, 3 स्तर, है ना, और 6 चरण बताए हैं। 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं। किसने? लॉरेंस कोलबर्ग ने। नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण। बहुत शॉर्ट में रिवाइज कराऊंगा क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी ज्यादा ही आ रहे हैं। ठीक है, कोलबर्ग, कोलबर्ग का नैतिक विकास। ठीक है, पहले को क्या बोलते हैं? पहले को बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज पहला होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें 2 भाग रहेंगे। इसकी उम्र रहती है, इसकी उम्र रहती है आपकी 4 से 10 वर्ष। 4 से 10 वर्ष के बच्चे में कोई नैतिकता नहीं होती, वो केवल डर के काम करता है। डर के काम करता है। वो नियम को क्यों फॉलो करता है? दंड के डर से। किसके? दंड, दंड के डर से नियम फॉलो करता है। और दूसरा नियम फॉलो क्यों करता है? जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ठीक है, अब छोटा बच्चा कोई भी गलत काम इसलिए नहीं करता क्योंकि पता है मार पड़ जाएगी, और जो भी काम करता है तो वो जैसे को तैसा। तुम मेरे साथ जैसा करोगे मैं वैसे ही करूंगा। तो नैतिकता का 2 है। ठीक है, क्या आपका एक टीट फॉर टैट और दूसरा आपका पनिशमेंट वाला। ठीक है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट। दूसरा होता है कन्वेंशनल स्टेज। पहला होता है प्री कन्वेंशनल, दूसरा होता है कन्वेंशनल। इसकी उम्र होती है, इसकी उम्र होती है 10 से 13 साल। और ये वो उम्र होती है जिसमें बच्चा अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करता है। तो वो दो कारण से नियमों का पालन करता है। एक गुड बॉय, है ना, एक गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए, और एक क्या? लॉ एंड ऑर्डर मानने के लिए। क्या? लॉ एंड ऑर्डर मानने के लिए। याद रखना, जो कन्वेंशनल स्टेज में है उसमें बच्चा अच्छा काम सिर्फ समाज को दिखाने के लिए करता है। ठीक है, तो गुड बॉय गुड गर्ल बनेगा, है ना, लॉ एंड ऑर्डर मानेगा। तीसरा होगा आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, 13 साल से ऊपर पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें क्या होता है? सामाजिक संबंध उन्मुखता जिसको बोलते हैं। मतलब अगर कोई सामाजिक नियम किसी व्यक्ति का नुकसान कर रहा है तो इस स्टेज का बच्चा उस नियम को तोड़ देगा। वो देखेगा सिग्नल में खड़ा है, सिग्नल के उस पार कोई गिर गया है तो वो सिग्नल तोड़ के उसको बचाने चले जाएगा। वो बोलेगा नहीं, आदमी ज्यादा जरूरी है, नियम नहीं। ठीक है, तो नियम तोड़ भी देता है। और दूसरा इसमें क्या करेगा? वो अपने नियम बनाएगा, जो उसको सही लगेगा वही वो सही करेगा। ठीक है, तो 3 स्टेज है ये लॉरेंस कोलबर्ग के। प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल में कोई नैतिकता नहीं होती, बच्चा डर के अच्छे काम करता है, या फिर कोई दूसरा काम करता है तो वो इसलिए करता है कि जैसा तू करेगा मेरे साथ वैसा मैं करूंगा। ठीक है, उसके बाद कन्वेंशनल स्टेज, इसमें समाज के दबाव में आकर अच्छा बनने के लिए काम करता है। गुड बॉय बैड बॉय, वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अच्छा काम करता है बच्चा, और समाज के लॉ एंड ऑर्डर को मानता है। फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल में बच्चा वो चीजें सही करता है जो उसको सही लगे, और उसके लिए कोई नियम तोड़ना है तो तोड़ भी देता है। अब आप अपने क्वेश्चन में आइए और देखो क्या बोल रहा है ना। हाइंज डिलीमा, हाइंज डिलीमा की कहानी आप सुने हुए हैं। ठीक है, हिंज की दवाई वाली कहानी, चोरी करता है। अब रूही बोलती है कि उसको चोरी नहीं करना था, उसको नियम कानून मानना था। नियम कानून मानते हैं जब समाज का, तो कौन सा स्टेज रहता है?
कन्वेंशनल स्टेज रहता है। कौन सा? कन्वेंशनल, पारंपरिक कानून व्यवस्था। कन्वेंशनल स्टेज में यह बोला जाता है समाज के नियम ही सबसे अच्छे हैं, उसको मानो, ठीक है, और अच्छा बनो। ठीक, चलो ऑप्शन सी। हावर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से आप क्या समझते हैं? अंतर व्यक्तित्व मतलब इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब आप दूसरों के मन की बातें जो जान लेते हो ना, वो इंटरपर्सनल बुद्धि है। हावर्ड गार्नर ने 8 बुद्धि बताई है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इंटरपर्सनल मतलब दूसरे की बातों को जान लेना, और इंट्रापर्सनल मतलब अपने आप को जानना। जो आदमी जैसे काउंसलर है, टीचर है ना, वकील है, ये सब क्या करते हैं? दूसरे की मन को बातों को जान लेते हैं। लेकिन जो धर्म गुरु हैं, जो बड़े बड़े सन्यासी लोग हैं, वो आत्मनियंत्रण करते अपने आप को जानते हैं। तो 2 होता है, इंटरपर्सनल मतलब दूसरे के अंदर, और इंट्रापर्सनल मतलब खुद के अंदर। यहां बोल रहे हैं अंतर व्यक्तित्व। इंटरपर्सनल मतलब दूसरे के मन की बातों को जानेंगे, दूसरे के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन, नियत को पहचानने, उचित तरीके से प्रक्रिया करने की योग्यता, यही क्या कहलाता है? इंटरपर्सनल बुद्धि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में, है ना, भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में बाधन उत्पन्न करती है, भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र है। तो भैया संज्ञानात्मक विकास मतलब क्या होता है? दिमाग का डेवलपमेंट, है ना। कॉग्निटिव थ्योरी कौन दिया है? जीन प्याजे, ठीक है। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक कौन दिया है? आपका वेगोस्की। नैतिकता का कौन दिया है? कोलबर्ग। तो जीन प्याजे जी बोलते हैं कि सीखने में भाषा बहुत बड़ा उपकरण है, अधिगम में भाषा बहुत बड़ा उपकरण है, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के मूल्यांकन के लिए खाली स्थान और खाली स्थान के समावेशन को प्रस्तावित करती है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखो जहां भी मानक आएगा, स्टैंडर्ड आएगा, ये निगेटिव वर्ड है, इसको काट देना है। जब शिक्षा नीति बाल केंद्रित हो, बच्चे के सेंटर्ड हो, तो कोई स्टैंडर्ड काम नहीं आएगा। बच्चे ही भगवान है, बच्चे के अनुसार पढ़ाना है ना। यहां भी स्टैंडर्ड है, काट दो। समूह कार्य व स्व आकलन, है ना। आकलन मतलब किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो भैया आकलन बहुत तरीके से होता है, जिसमें समूह आकलन, पीयर्स असेसमेंट, ठीक है, वो किया जाता है किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। उसी की बात यहां पे कर रहा है। अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों में संकल्पना समझ को सुधार करने हेतु अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु, संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु अध्यापिका को क्या करना चाहिए? छात्रों को केवल यंत्रवत रूप में, भैया मशीन तो बनाना ही नहीं है, शुरू में जहां दिखे मैकेनिज्म, स्टैंडर्ड काट दो, निगेटिव वर्ड है ना। संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। भैया उदाहरण सम्मिलित नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? जो प्रस्तुत किया गया और जो पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही, संबंध स्थापित, जो आपका पुराना ज्ञान है, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना है। अध्यापक की व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि बड़े कक्षों के लिए, व्याख्यान विधि में केवल अध्यापक बोलता है, बाकी बच्चे क्या रहते हैं? शांत रहते हैं। ये विधि बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो जहां बच्चों के लिए व्याख्यान विधि आए तुरंत काट दीजिएगा, निगेटिव है। तो भैया इसी को बोलते हैं, है ना, आत्मसातकरण। जीन प्याजे के अनुसार पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातकरण, ठीक है। उसके बाद एसिमिलेशन, समावेशन, पुराने ज्ञान के द्वारा नए ज्ञान को बदलना। उसके बाद इक्विलिब्रेशन, आत्मसातकरण और समावेशन में क्या करना? आपका बैलेंस बनाना। उसके बाद स्कीमा, स्कीमा मतलब दिमाग में जो आपके पहले से प्रिंटेड है उसको बदलना। ये चीजें पढ़े हुए हैं, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया। अगर आप मोटिवेट नहीं होगे तो पढ़ोगे नहीं, है ना। आपका समाज अच्छा नहीं रहेगा तो भी नहीं पढ़ोगे, आप में संवेग नहीं रहेगा तो भी नहीं पढ़ोगे, और आपके अंदर, आपको पढ़ाने के लिए अगर पेडागोजी यूज नहीं करेंगे तो भी नहीं पढ़ोगे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, 1 2 3 4। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। सबसे क्रूशियल पीरियड रहता है शैशवावस्था से किशोरावस्था।
है ना, ध्यान देना जरूरी है। यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यही शुरुआती वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, जब अपन आंगनबाड़ी पढ़े थे तो बच्चों के शुरुआती 1000 दिन, बच्चा जन्म लेता है उससे शुरुआती 1000 दिन उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल अवस्था और किशोर अवस्था संवेदनशील अवधि है। बाल अवस्था किशोर अवस्था बिल्कुल संवेदनशील अवधि है। तो इसमें क्या होगा, दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? समाजीकरण, देखो क्या होता है, बच्चा अपने आप को छोड़कर, बच्चा स्वयं को छोड़कर जिससे भी मिलता है वो उसका समाज है। लोग सीडीपी जब पढ़ते हैं तो समाजीकरण में परिवार को इंक्लूड नहीं करते, वो सोचते हैं परिवार है। एक्चुअल में सीडीपी में यह बताया गया है बच्चा खुद को छोड़कर जिससे भी मिले, जिसके साथ भी रहे वो उसका समाज है। तो समाजीकरण की प्राथमिक इकाई क्या हो गई जी? परिवार। बच्चा सबसे पहले किससे मिलता है? परिवार। परिवार में भी किससे मिलता है? मां से। और मां उससे कैसे कनेक्ट करती है? जब बच्चा छोटा रहता है तो स्किन के थ्रू, स्किन सेंसर, स्किन जो सेंसर है उसके थ्रू कनेक्ट करती है। ठीक है, चलिए, परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं। याद रखना, आपका समाजीकरण की प्राथमिक यूनिट परिवार है, सेकेंडरी यूनिट स्कूल है। परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्था भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ भाई, परिवार करता है, स्कूल करता है, मीडिया से आप सीखते हो और लोगों से भी सीखते हो, है ना। स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के प्रमुख संसाधन है। मैं क्या बोला? समाजीकरण की प्राइमरी यूनिट क्या है जी? परिवार है, ना कि स्कूल है। स्कूल सेकेंडरी है। मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। आज के डेट में बच्चे जो भी समाज के बारे में देख रहे हैं, सीख रहे, मीडिया से ही सीख रहे हैं। तो भैया ये है, बच्चे समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाती, बिल्कुल निभाती है भैया। आप अपने मंदिर जाओगे अपने अनुसार पूजा करोगे, अपने मस्जिद जाओगे अपने अनुसार, गिरजाघर जाओगे अपने अनुसार, गुरुद्वारे जाओगे अपने अनुसार, तो सभी पे बच्चों का प्रभाव पड़ता है। तो सही क्या है? सही एक ही है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा मापा जाता है। नहीं भैया, जो आदमी बुद्धि लब्धि में कम नंबर लाया इसका मतलब ये नहीं वो गधा हो गया है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में अनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं होती। याद रखना, आपके विकास में, आपके अधिगम में, आपके बुद्धि में, आपके अनुवांशिकता का पूरा प्रभाव रहता है। ठीक है, चलिए, एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, बिल्कुल नहीं। जो आदमी साइंस पढ़ता है और साइंस में टॉपर है, क्या वो इंजीनियर का काम कर सकता है? क्या नहीं। तो एक क्षेत्र में बहुत दिमाग वाला आदमी दूसरे क्षेत्र में कोई जरूरी नहीं बहुत दिमाग वाला हो। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है, बिल्कुल सही। बुद्धिमत्ता जो है वो विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। कई बच्चे विद्यालय में अच्छे अंक नहीं ला पाते, लेकिन वो अच्छे एथलीट होते हैं, अच्छे राइटर बन सकते हैं। तो केवल विद्यालय में प्रदर्शन के आधार पर किसी आदमी की बुद्धि को आप नहीं जांच सकते। ऑप्शन डी। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका का यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? देखो, अनुकूलन एडाप्टेशन बताए हैं जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने पहले बताया क्या? आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन में क्या होता है? बच्चा एक कुत्ता देखता है, वो कुत्ता भौं भौं करता है ना, और सफेद कलर का रहता है। ये हो गया उसका पहला ज्ञान। फिर बच्चा दूसरा कुत्ता देखता है, वो कुत्ता काले कलर का रहता है, वो भी भौं भौं करता है। तो बच्चा बोलता है अरे कुत्ता सफेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। ठीक है, ये उसका हो गया प्राथमिक ज्ञान। ठीक, अब बच्चा एक बिल्ली देखता है, बिल्ली के भी 4 पैर है, पूंछ है, मूंछ है, लेकिन बिल्ली भौं भौं नहीं करती, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। तो बच्चा बोलता है अरे ये कैसे भैया, ये तो कुत्ता होना चाहिए, ये कैसे? तो वहां बच्चा अपने ज्ञान को क्या करेगा? बदलेगा, समावेश करेगा। अब बच्चा बोलेगा कि भैया जिसके 4 पैर होते हैं, है ना, जो भों भों करता है वो कुत्ता भी हो सकता है, जिसके 4 पैर होते हैं म्याऊ म्याऊ करती है वो बिल्ली भी हो सकती है। अपने पुराने ज्ञान में क्या करेगी? बदलाव करेगी। पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है, और पुराने ज्ञान में बदलाव करना
समावेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे बच्ची पहले कुत्ता देख चुकी है और अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान जोड़ चुकी है, कुत्ता, है ना। अब वो बड़ा घोड़ा देख रही है और अपने पुराने ज्ञान में बदलाव नहीं कर रही है, उसको बदलाव करना है कि चार पैर वाला घोड़ा भी होता है। तो ये किस में आएगा? आत्मसात्करण और समावेशन में आएगा, आत्मसात्करण और समावेशन में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भाषा एवं विचार में लेव वैगेस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना। भाषा के संबंध में और सामाजिक विकास के संबंध में लेव वैगेस्की ने बात की। लेव वैगेस्की बोलते हैं बच्चा समाज से भी बहुत कुछ सीखता है। तो याद रखना, भाषा आपके ज्ञान को निर्देशित करती है। ठीक है, तो याद रखना भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ठीक है, चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? क्रिएटिविटी को। तो याद रखना, अगर बच्चों को आप खुला नहीं छोड़ोगे तो क्रिएटिव बन ही नहीं पाएंगे। तो बच्चों को केवल दिखाकर तो आप क्रिएटिव नहीं बना सकते, दोहराओगे तो मशीन बन जाएगा निगेटिव। अगर से क्लास जो है टीचर सेंटर है, मतलब बच्चे वहां गुलाम की तरह पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये भी नहीं। बच्चों को खुला छोड़ने दो और इनोवेशन करने दो, तभी वो क्या करेंगे? क्रिएटिव बनेंगे। ठीक है, उसके बाद गुणज वैकल्प सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गुणज वैकल्प मतलब गणिती, गणिती अक्षमता क्या कहलाता है? डिसकैलकुलेटिया। क्या कहलाएगा? डिसकैलकुलेटिया। गणितीय संकल्पों में अधिगम में कठिनाई, डिसकैलकुलेटिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिल हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों को सफल समावेशन हेतु अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो याद रखना, अब बड़े स्कूल में आरटीई के तहत 25% सीट कमजोर बच्चों के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, एसटी एससी, उनके लिए आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, पर वो स्कूल में पढ़ाई के लिए तो आपको भेज दिया गया, पर वहां पे बहुत रईसों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, निजी स्कूल है। तो एक शिक्षक को ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि जो आरटीई के तहत बच्चे आए हैं उनमें हीन भावना आना है। तो शिक्षक को कैसा? समानता पर आधारित बर्ताव करना है ना। यहाँ के जो सो कॉल बड़े बड़े स्कूल है, वहां प्राथमिक नहीं, वहां पे स्कूल के प्रथम जहां से स्कूल चालू होता है वहां 25% आरक्षण किसके लिए? कमजोर वर्ग के लिए रखा गया है। बच्चे वहां पे सीधा एडमिशन लेंगे, उनसे फीस नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसी स्कूल में एक बच्चा बीएमडब्ल्यू से उतर रहा है और एक बच्चा साइकिल से जा रहा है, तो ऐसे में बच्चे के अंदर हीन भावना आती है। तो शिक्षक को क्या करना है? वैसा बर्ताव करना है कि दोनों समान प्रतीत हो। ठीक है, चलो, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? अब समावेशी कक्षा बोल रहा है, मतलब इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा सूचना भेजना है जो दोनों को समझ में आए। केवल शाब्दिक रूप में, अगर एक स्कूल में, एक क्लास में एक बच्चा जो सुन नहीं सकता और उसको आप मुंह से बोल के इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो सुन पाएगा, समझ पाएगा? नहीं। ठीक है, केवल दृश्य रूप में, अगर एक क्लास में एक बच्चा है जो देख नहीं सकता तो वो तो कुछ पढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। केवल मौखिक रूप में, मौखिक रूप में जो लोग सुन सकते हैं उन्हीं लोग समझेंगे। कैसे? बहुल रूप में। एक समावेशी कक्षा, वहां पे एक स्पेशल चाइल्ड भी है, नॉर्मल चाइल्ड भी है, तो आपको दोनों को समझने लायक इंस्ट्रक्शन देना है बहुत बहुल रूप में। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो याद रखना, एक सामान्य बच्चा और एक स्पेशल चाइल्ड, दोनों जब एक साथ पढ़ते हैं एक ही कक्षा में तो उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। और इस पर आपका एनईपी 2020, है ना, और आपका क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, दोनों बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि समावेशी शिक्षा होना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम प्रक्रिया, अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही, जिंदगी भर आदमी सीखता है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, बिल्कुल गलत। थांडाइक का क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी।
अगर बच्चा कुछ सीख रहा है मतलब गलती करेगा, गलती नहीं कर रहा है मतलब बच्चा नहीं सीख रहा है। अगर बच्चा गलती कर रहा है मतलब वो सीख रहा है। तो सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख भाग है क्या? गलती करना। और यहां बोल रहा है गलती नहीं होगी, गलत है। ठीक है। अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होता है, बिल्कुल सही। आप जैसे हो, जिस माहौल में रहते हो वैसे ही सीखोगे। अधिगम चक्रीय रूप में होता है, अनुरेखीय रूप में नहीं, बिल्कुल सही। अधिगम अप एंड डाउन चलता है। आज ज्यादा याद हुआ, कल कल कम याद होगा, आज ज्यादा याद हुआ, कल कम याद होगा। ऐसा नहीं कि आप रोज एक ही लेवल पर सीखते हो। तो अधिगम चक्रीय रूप में चलता है, सीधी रेखा में नहीं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ाता है? याद रखना, किसी भी आदमी को बार बार कोसोगे ना वो वैसे ही बन जाएगा। ठीक है। तो बच्चे को अगर आप बार बार कोसते रहोगे ना तो बच्चा क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए दुष्प्रेरित हो जाएगा, पढ़ेगा नहीं। इसका बेस्ट उदाहरण था मूवी तारे जमी पे। तारे जमी पे वो ईशांत अवस्थी को उसका पापा इतना टॉर्चर करता है कि वो मान ही लेता है कि मैं नहीं पढ़ सकता। लेकिन वही जब वो आमिर खान के पास जाता है, आमिर खान उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है तो वो पढ़ लेता है। तो किसी भी बच्चे को ज्यादा निगेटिव उसको दबाना नहीं है, नहीं तो वो वैसे ही बन जाएगा। ठीक है। चलो, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? समस्या के समाधान कौशल को। ठीक है। यंत्रवत मैकेनिज्म, सबसे पहले निगेटिव काटो। ठीक है। उसके बाद समस्याओं का यहां पे क्या हो गया? स्टैंडर्ड काट दो। पारंपरिक नहीं भैया, इनोवेशन करना है। समाधान के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। ठीक है। मतलब और क्या क्या चीजों से हम किसी समस्या को समाधान कर सकते हैं। जितने ज्यादा तरीके होंगे उतना ज्यादा बच्चा सीखेगा। ठीक है। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होती है? बच्चों में भाषा विकास, तो भैया याद रखना, जहां से आप आते हो और जैसे पर्यावरण में रहते हो वो आपके हर चीज को प्रभावित करता है, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा क्या करेगी? केवल एक मुख श्रवण को प्राथमिकता देगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, बिल्कुल सही। है ना। अंक उन्मुक्त, नंबर के लिए नहीं पढ़ाना है ना। व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं पढ़ाना है। एक प्रगति प्रोग्रेसिव जो क्लास होता है वो हर बच्चे को यूनिक मानकर हर बच्चे के लिए अलग से कुछ ना कुछ करता है। सबको एक ही लकड़ी से नहीं हाँकना है आपको। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियम। भैया सजा टालने के लिए नियम, सजा टालने के लिए बच्चा कब नियम का पालन करता है? जब वो प्राथमिक स्तर पर होता है, जिसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज के दो भाग हैं। एक तो बच्चा नियमों को इसलिए मानता है ताकि मार ना पड़े, और दूसरा बच्चा कोई भी काम इसलिए करता है क्योंकि उसके साथ कोई वैसा ही काम कर रहा है। अब एक बच्चा जो 10 से हाँ, एक बच्चा जो 4 से 10 साल का है वो प्री कन्वेंशनल स्टेज में है। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्गर के अनुसार। तो वो बच्चा बोलता है कि भैया मैं अच्छा काम इसलिए करता हूं ताकि मेरे को घर में मारना पड़े, और मेरे से कोई गलत काम इसलिए होता है क्योंकि किसी ने मेरे साथ गलत किया। ठीक है। अब उस बच्चे का कोई पेंसिल तोड़ेगा तो बच्चा उसका भी पेंसिल तोड़ देगा। इसको बोलते हैं टीट फॉर टैट। और बच्चा घर में डांट ना पड़े करके सब काम को अच्छे से करेगा। तो यहां पे बोल रहे हैं डांट ना पड़े करके, तो किसमें आएगा? प्रथा पूर्व चरण, प्री कन्वेंशनल स्टेज में आएगा। ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है? बच्चा समाज के नियमों को मानता है, क्यों? अच्छा बनने के लिए, गुड बॉय बैड बॉय, गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए, और समाज के नियमों को मानता है इसलिए अच्छा काम करता है ना। किसमें? आपके कन्वेंशनल स्टेज में। प्री में डर के मानता है, कन्वेंशनल में आपका समाज के अनुसार मानता है, और पोस्ट कन्वेंशनल में अपने अनुसार मानता है। मैं शायद बीच में गलत बोल दिया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें संकल्पों का प्रकटीकरण जटिलता से सरल की ओर हो। वो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने में महत्व दे, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदता। सबसे पहले तो इसको काटो। ठीक है। प्रगतिकरण जटिलता नहीं, है ना। अपसारी चिंतन नहीं। क्या होगा? जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध जोड़ने में महत्व दे। ठीक है।
मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, उनको आपस में रिलेट करे और अच्छे से पढ़ाए। ठीक है। लेव वैगुस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। लेव वैगुस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है। अनुवांशिकता के विकास के प्रभाव को, समाजीकरण में जीव परिस्थिति मॉडल को, अभिप्रेरणा नहीं। लेव वैगुस्की का सिद्धांत क्या है? संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का योगदान। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ना किसका? लेव वैगुस्की का। संज्ञानात्मक किसका? जीन पियाजे का। नैतिक विकास कोलबर्ग का, है ना। मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्रायड। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं। क्यों? देखो, जो होता है, एक होता है लिंग, एक होता है जेंडर। ठीक है। लिंग मतलब सेक्स। जो प्रकृति ने आपको जननांग दिया है वो आपका लिंग है, और उस जननांग के अनुसार जो आपके लिए निर्धारित कर दिया गया वो है जेंडर। ठीक है। तो यहां पे क्या कर रहा है? जेंडर बाइज्ड हो गया टीचर। क्यों? टीचर को लगता है लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती, इसलिए लड़कियों से क्रिकेट के बारे में मत पूछो। क्यों भैया, लड़की क्रिकेट के नहीं खेल सकती क्या? खेल सकती है। तो यहां पे जो अध्यापक है केवल लड़कों से बात करके क्या दिखा रहा है कि वो जेंडर बाइज्ड हो गया है। क्या हो गया है? जेंडर बाइज्ड हो गया है। ठीक है। लड़कियों किसी भी काम के लिए लिंग के आधार पर बंटवारा करना जेंडर बाइज्ड कहलाता है, और किसी भी काम के लिए लिंग के आधार पर पूर्व धारणा कर लेना जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है। ठीक है। मान लो वार्षिक उत्सव में रंगोली लड़कियां बनाएंगी, डांस लड़कियां करेंगी, गाएंगे लड़कियां गाना गाएंगी, लड़के व्यवस्था देखेंगे। पहले ही लिंग के आधार पर हम क्या बना लिए? कॉन्सेप्ट बना लिए। तो ये कॉन्सेप्ट कराएगा जेंडर स्टीरियोटाइप। और अगर मैं लिंग के आधार पर भेदभाव करता हूं तो वो है जेंडर बाइज्ड। इसीलिए कैमरामैन की जगह वर्ड यूज होता है कैमरा पर्सन, बैट्समैन की जगह वर्ड यूज होता है बैटर, चेयरमैन की जगह वर्ड यूज होता है चेयर पर्सन। क्यों? क्योंकि चेयर पर्सन लड़का भी हो सकती है, लड़की भी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? बाल केंद्रित कक्षा में निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को? बिल्कुल नहीं। ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को? किसी भी तरह के पाठ्यक्रम समापन को? नहीं। कठोर नहीं। ऑप्शन क्या होगा? ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। क्यों? क्योंकि भैया केंद्र बिंदु क्या है? बच्चा है। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक कारण है? आपको पता है समाजीकरण का प्राइमरी यूनिट होता है परिवार। कौन होगा? परिवार, निकटतम परिवार। उसमें भी कौन? माता पिता। माता सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को बताता है? देखो, सबसे पहले होता है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, है ना, इसको बोलेंगे 2 से कितना? 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक कितना? 11 से 15 वर्ष। ये कौन? जीन पियाजे ने बच्चों के विकास बताया। सेंसरी मोटर, जब बच्चा अपने सेंस से सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक, इसमें बच्चा चीजों को देखेगा पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। मूर्त संक्रियात्मक, बच्चा चीजों को देखेगा, क्रिया भी कर पाएगा और तार्किक हो जाएगा, है ना। औपचारिक संक्रियात्मक, इसमें बच्चा क्या करेगा? इसमें बच्चा काल्पनिक विचार रखेगा और अपने आप को अपना हीरो बना लेगा किसी को, और उसके अनुसार काम करेगा। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है। तो 7 से 11 साल किस में आएगा? आपका मूर्त संक्रियात्मक में, ऑप्शन सी। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतिविधियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो आकलन भैया अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? अपन आकलन की अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे। सभी विद्यार्थियों को एक समान नहीं रखना है, विभिन्नता का क्या करना है?
सम्मान करना है। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बिल्कुल नहीं, बच्चों के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो, ये तो होगा ही नहीं। तो जैसे जैसे बच्चा काम कर रहा है वैसा उसका आकलन करना है। चलो, लेव वागिस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? तो मैंने आपको क्लास में भी बताया कि जहां पाड़ ढांचा और भी 2-3 शब्द आएंगे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्कैफ होल्डिंग। स्कैफ होल्डिंग एक अस्थाई सपोर्ट, जो स्कैफ होल्डिंग कहलाता है। तो यहां स्कैफ होल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो स्कैफ होल्डिंग में क्या होता है? समस्या को सुलझाने के दौरान बच्चा अगर किसी बिंदु पर अटक जाए तो उसको कुछ भी संकेत या हिंट देकर वो काम को करवाया जाता है। स्कैफ होल्डिंग का बेस्ट उदाहरण, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो साइकिल बैलेंस नहीं कर पाते थे, तो आपके कोई भी बड़े पेरेंट्स या कोई भी आपको थोड़ा साइकिल ऐसे पकड़ के आगे तक चलाते थे। जैसे ही आप स्पीड पकड़ते थे, छोड़ देते थे, फिर आप वो काम करने लग जाते थे। तो जो टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है ना, वो कहलाता है स्कैफ होल्डिंग। और स्कैफ होल्डिंग हमेशा हमसे ज्यादा नॉलेजेबल आदमी हमको देता है, वो टीचर हो या परिवार। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति के अनुसार साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है? आपको पता है लैटिन भाषा का शब्द है साइकोलॉजी, जिसमें साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा, और बाकी जो उसका है अध्ययन, तो आत्मा का अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। केलर ने किसे आदि मनोविज्ञान का जनक माना है? केलर ने किसे आदि मनोविज्ञान का जनक माना है? केलर ने अरस्तु को आदि मनोविज्ञान का जनक माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पेम्पोनॉजी के अनुसार साइकिल हो गया, ये है साइकी। साइकी शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, साइकोलॉजी के अनुसार साइकी शब्द का अर्थ तो आत्मा है, लेकिन पेम्पोनॉजी के अनुसार साइकी शब्द का अर्थ क्या है? पेम्पोनॉजी के अनुसार साइकी शब्द का अर्थ है मन और मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के 64 क्वेश्चन आपके सीडीपी और हिंदी के। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा शिक्षक का कोर्स चलाया जा रहा है, सी टेट सीजी टेट का भी कोर्स चलाया जा रहा है, और अभी जो आपका 1 तारीख को एग्जाम है उसका मॉक टेस्ट भी है 149 रुपए में। आप इसमें अपनी प्रैक्टिस को जांच सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहां भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम से भी कर सकते हो। शिक्षक भर्ती का कोर्स भी लगातार चल ही रहा है। ठीक है, जिनका सीजी टेट क्लियर नहीं है, पहले वो टेट क्लियर करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करिए। और सब इंस्पेक्टर, सूबेदार सब इंस्पेक्टर का जो प्री एग्जाम है उसकी भी तैयारी हमारी संस्था के द्वारा कराई जा रही है। तो अगर आप किसी भी संस्था किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। कमेंट करके बताइएगा ये सीरीज कैसी लग रही है, कितनी इफेक्टिव है आपके लिए, ताकि हम और इस पर सुधार कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।